यदि हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट की स्टडी के लिए हमें जरूरी है कि हम उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जान लें। उसी के लिए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक बुक लिखी गई है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि लिखी है जॉन जे मर्फी के द्वारा। इन्होंने 1986 में बुक लिखी थी टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर्स मार्केट, जिसको इन्होंने और ज्यादा अपग्रेड करते हुए टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लिखा 1999 में। इस बुक को बाइबल ऑफ द स्टॉक मार्केट भी कहा गया है। यदि हम किसी भी एनालिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें रिकमेंड करते हैं इस बुक को कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो अब हम यहाँ पे इस बुक की डिटेल्ड स्टडी करेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस है किसी भी स्टॉक्स का या फ्यूचर्स का, वो कैसे काम करता है। तो आइए आज की हमारी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस बुक के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फिलोसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। आज हम इसका हाफ पार्ट है वो स्टडी करेंगे, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो फिलोसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, इसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में ऑथर जॉन जे मर्फी हमें बताते हैं कि टेक्निक्स और जो टूल्स हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस में मदद करते हैं, इनकी स्टडी करने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस वर्ड को और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके क्या डिफरेंसेस जो हैं। यदि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है तो उनके डिफरेंसेस को भी समझना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो हमारी टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए उन टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ करने के लिए, उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ऑथर सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि ये एक स्टडी है मार्केट के एक्शंस की, जो की जाती है चार्ट्स का यूज करके ना। और इसका जो मेन एम होता है, जो पर्पज होता है, वो होता है कि जो फ्यूचर प्राइस है आने वाला, उसका हम फोरकास्टिंग कर पाए, लाइक अनुमान लगा पाए कि आगे आने वाला फ्यूचर के कौन से ट्रेंड्स होंगे या हमारा क्या प्राइस हो सकता है किसी भी स्टॉक का। इसमें होता जो कहते हैं कि स्टडी करें हैं मार्केट एक्शन की, तो कहते हैं कि जो मार्केट एक्शन है उसके अंदर तीन चीजें, तीन प्रिंसिपल सोर्सेज हैं जिनसे मार्केट एक्शन में आता है। वो कहते हैं एक तो प्राइस है उसका, एक वॉल्यूम, और एक है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए है। इसके अलावा वो बताते हैं कि मार्केट एक्शन को प्राइस एक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि जो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट है वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर ही आ जाते हैं कि प्राइस के अंदर ही, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ता है जनरली। तो इस वजह से वो इंटीग्रल पार्ट होने की वजह से मार्केट की स्टडी हो जाती है एक प्राइस की स्टडी। मीन्स यदि हम किसी स्टॉक के प्राइस की स्टडी करें तो वो उसको कह रहे हैं मार्केट स्टडी। सेम टर्म को वो यूज करने वाले हैं इस बुक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिलोसफी और रैशनल का। इसमें ऑथर बताते हैं कि कौन कौन से प्रीमाइजेस के बिहाफ पे टेक्निकल अप्रोच है वो बेस करती है, मतलब टेक्निकल अप्रोच को यूज करने के कौन से कंपोनेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे फिलोसफी और ये रैशनल के अंदर। ऑथर बताते हैं कि तीन कंपोनेंट होते हैं या तीन प्रीमाइजेस होते हैं जिनके बिहाफ पे टेक्निकल अप्रोच बेस करती है। फर्स्ट है हमारा मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, सेकंड है प्राइसेस मूव्स इन ट्रेंड्स, और थर्ड है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये तीन ऐसे प्रीमाइजेस हैं जिनका ध्यान में रखते हुए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रीमाइज है मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसमें ऑथर समझाते हैं कि जब हम मार्केट एक्शन को स्टडी करते हैं, क्योंकि वही चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस जो इन्होंने डेफिनेशन में भी दी थी कि यह है स्टडी ऑफ मार्केट एक्शंस। तो कहते हैं कि जब हम मार्केट एक्शन को स्टडी करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो इंक्लूड करता है उन सभी रीजन्स को जिनकी वजह से वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, चाहे वो फंडामेंटल रीजन थे या कोई पॉलिटिकल इश्यू था या कोई साइकोलॉजिकल है या कोई और इश्यू है। तो वो कहते हैं कि हमें यदि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो मार्केट एक्शन को स्टडी करने की जरूरत है, उसके अंदर किस रीजन की वजह से वो प्राइस अप या डाउन गया है, हमें उस चीज को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज पहले से अफेक्ट कर चुकी है उस प्राइस को। अब हमें उस प्राइस के अकॉर्डिंग अपने चार्ट्स को देखते हुए उसके ट्रेंड को आगे हमें समझना है कि आगे हमारा जो ट्रेंड होगा वो किस टाइप का होगा। तो वो कहते हैं कि इस मार्केट एक्शन में सभी चीजें जो जो रीजन्स होते हैं वो सभी इन्वॉल्व होते हैं पहले से ही, तो हमें फंडामेंटल स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है,
किसी भी कंपनी के लिए कि हाँ भाई किस वजह से, या किसी पॉलिटिकल इश्यू की वजह से, या किसी फंडामेंटल इश्यूज की वजह से वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। हम केवल उसके चार्ट को स्टडी करके या उसके पैटर्न्स को, या फिर जो टूल्स और टेक्निक्स ये बताएंगे आगे हमें, उनका स्टडी करके हम मार्केट की एक्शन को और ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मार्केट एक्शन में हमें सप्लाई एंड डिमांड का रेशियो दिखाई देता है। लाइक यदि डिमांड बढ़ती है सप्लाई से ज्यादा, तो प्राइस जो है स्टॉक मार्केट के वो रेज हो जाते हैं, और यदि डिमांड कम हो जाती है किसी स्टॉक की तो उसके प्राइस गिर जाते हैं, नीचे डाउन आ जाएंगे। और यही जो प्राइस का बढ़ना और नीचे गिरना है, ये डिफाइन करता है मार्केट बुलिश है या नीचे गिर रहा है तो बियरिश है। ऑथर कहते हैं कि जो चार्टिस्ट होते हैं, मतलब जो चार्ट देखने वाले होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इस चीज को प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि जो प्राइस है वो किस वजह से बढ़ रहा है या गिर रहा है। वो कहते हैं कि कई बार जब कोई टर्निंग पॉइंट आता है किसी भी स्टॉक के अंदर, कि कहीं से प्राइस उठना हो, स्टार्ट होना हो, तो उसके अंदर हमें कई बार फंडामेंटली चीजों का पता नहीं होता कि किस वजह से प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला है। वो हमारे पास न्यूज या फिर वो डिटेल्स हमारे पास आएंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन जो टेक्निकल चार्टिस्ट है या टेक्निकल एनालिसिस करने वाला बंदा है, वो चार्ट्स को स्टडी करके अपने पहले से ही ये डिसाइड कर सकता है कि आगे आने वाला ट्रेंड क्या होने वाला है। तो ये एडवांटेज भी रहती है जो टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करते हैं उनके लिए। इसलिए वो कहते हैं कि चार्टिस्ट को पता होता है कि मार्केट यदि आप यहाँ डाउन हो रहा है तो वहां कोई ना कोई कारण है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन से रीजन है, क्योंकि जो आगे आने वाला फ्यूचर ट्रेंड है उसको वो पहले से ही फोरकास्ट कर पाएंगे केवल मार्केट प्राइस को स्टडी करके। सो यदि हम बात करें सिंपल वर्ड्स में हमारे आउटकम की, जो कि निकला है मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग से, वो ये है कि यदि हम चार्ट की या टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी कर रहे हैं तो हमें फंडामेंटल्स की स्टडी करनी जरूरी नहीं है। हमें उन रीजंस को, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा ट्रेंड, हमारी स्टडी ये कह रही है कि ये प्राइस अब बढ़ने वाला है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारी स्टडी के ऊपर फेथ रख करके हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं, क्योंकि उस मार्केट प्राइस की स्टडी के अंदर ही सभी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे कोई भी फैक्टर हो जिस वजह से प्राइस बढ़ना हो या घटना हो। सो अगला हमारी जो प्रीमाइज है वो है प्राइसेस मूव्स इन ट्रेंड्स। इसमें ऑथर बताते हैं कि हमने सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी की वो किस वजह से की, ताकि हम ट्रेंड्स को समझ पाएं और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर पाएं। मतलब यदि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और अप जा रहा है कोई स्टॉक, तो हमें अप के अंदर ही, बाय के अंदर ही लेकर के उसको चलना चाहिए। यदि ट्रेंड हमारा नेगेटिव है तो हमें उसे सेल करना चाहिए। हमें कोई भी अपोजिट ट्रेंड के अंदर, मतलब कोई ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर अपोजिट रिवर्स के अंदर हमें बिड नहीं करना चाहिए। लाइक अप ट्रेंड है तो हमें उसमें सेल नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि जब कोई चीज रेस्ट में है उस टाइम पे, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी। और यदि कोई चीज मोशन में है तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो रुकेगी नहीं या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। सेम चीज यहाँ पे है, कॉपी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर भी, कि यदि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो वो ऊपर ही जाता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल जो फोर्सेस है वो उसको रिवर्स में ना लेकर के आए। और जब भी कोई ऐसे रिवर्स में आना होगा उस टाइम पे कुछ साइंस मिलेंगे हमें, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि अब ये जो ट्रेंड है ये नेगेटिव होने वाला है, या फिर नेगेटिव था तो अब ये ट्रेंड है ये पॉजिटिव होने वाला है। तो ऑथर कहते हैं कि अप ट्रेंड में हमें केवल बाय करना चाहिए और नेगेटिव ट्रेंड में हमें केवल सेल करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी तरफ से ये आइडिया ना लगाना चाहिए कि अब इतना गिर गया तो अब हम इसको बाय कर लेते हैं। तो हमें उस ट्रेंड को समझना ज्यादा जरूरी है किसी भी बिड को लगाने से पहले। जो हमारा नेक्स्ट प्रीमाइज है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टॉक है वो 1000 या 2000 पे गया तो कभी ना कभी फिर से 1000-2000 पे जाएगा ही। इसका मतलब ये है कि काफी सालों पहले से स्टॉक मार्केट एग्जिस्टेंस में आ गया था, तो तब से जो चार्ट्स हैं वो बनाए गए हैं और उनका टेक्निकल एनालिसिस किया गया। उसके बाद कुछ एक पैटर्न्स ऐसे थे जो सेम बिहेव करते हैं हर हिस्ट्री के अंदर,
जब भी वो पैटर्न बनता है तो वो सेम अपवर्ड का है तो अपवर्ड ही जाता है मार्केट, यदि डाउनवर्ड का है तो उनके बाद डाउनवर्ड ही जाता है। तो इसके बाद ये एनालाइज किया गया कि वो जो चार्ट पैटर्न्स है उनको फिक्स किया गया कि यदि इस टाइप का चार्ट पैटर्न बन रहा है तो अपवर्ड जाएगा स्टॉक, यदि इस टाइप का है तो डाउनवर्ड जाएगा स्टॉक। तो बुलिश और बियरिश साइकोलॉजी मार्केट की है, वो इन चार्ट पैटर्न से डिसाइड की गई। और इसी को ऑथर कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब जो चार्ट्स पहले बिहेव कर रहे थे सेम यदि चार्ट पैटर्न आज के टाइम पे आएगा तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जो उन्होंने पहले बिहेव किया था। सो इन 3 प्रीमाइजेस का यूज करते हुए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो कि थे मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, सेकंड था हमारा प्राइस इज मूव्स इन ट्रेंड्स, थर्ड था हमारा हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ। तो आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल फोरकास्टिंग। इसमें ऑथर बताते हैं कि क्या डिफरेंस है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, कि कैसे उनकी फोरकास्टिंग करते हैं दोनों के अंदर हम प्राइसेस की, आने वाले स्टॉक प्राइसेस की। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये है स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन, कि मार्केट एक्शन की स्टडी क्या है, प्राइसेस की स्टडी करते हैं हम इसके अंदर। इसके बाद ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो फोकस करता है इकोनॉमिक फोर्सेस के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड के, जो कि कोज करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा उस चीज को। मतलब यदि सप्लाई और डिमांड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, यदि डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगा। यहाँ ऑथर कहते हैं कि जो फंडामेंटल अप्रोच है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को, जो मार्केट है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, कि कैसे हम किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको पता करें। और इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई कि उस कंपनी की क्या शेयर प्राइस, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उस कंपनी की वर्थ क्या है। तो यदि इंट्रिंसिक वैल्यू से जो स्टॉक प्राइस ऊपर, तो हम उसको सेल करके चलेंगे कि वो वापस आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू या उसके नीचे आएगा। और यदि इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है स्टॉक मार्केट तो हम उसको बाय कर लेंगे स्टॉक प्राइस को, और यह ज्यूम करते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है इसलिए स्टॉक मार्केट है वो इंक्रीज होगा, और हम बाय करते हैं किसी भी स्टॉक को। ऑथर कहते हैं कि जो दोनों ही अप्रोच हैं, मतलब फंडामेंटल अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच है, उन दोनों का यूज किया जाता है सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब आगे आने वाले प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए कि आगे किसी भी स्टॉक का क्या प्राइस रहेगा, या मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। लेकिन जो फंडामेंटल स्टडी है वो कहते हैं कि मार्केट मूवमेंट के कारण के बारे में डिस्कस करती है, कि किस वजह से मार्केट बढ़ेगा या किस वजह से मार्केट गिरेगा। जबकि जो टेक्निकल स्टडी होती है वो उसके इफेक्ट को स्टडी करती है, कि उसकी वजह से प्राइस कहाँ, किस रीजन से जो प्राइस है वो किस वजह से आया, मतलब प्राइस की, मार्केट के एक्शन को स्टडी करती है, मतलब किसी रीजन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा किसी प्राइस के ऊपर। सो हम उस प्राइस को स्टडी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, हम उसके पीछे के कारण को नहीं जानते। और जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं उनको हमेशा कारण जानना होता है कि क्यों किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ऑथर कहते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो या तो टेक्नीशियन होते हैं या फंडामेंटलिस्ट होते हैं। और फंडामेंटलिस्ट होते हैं उनको जो चार्ट्स की नॉलेज भी होती है, और जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको भी फंडामेंटल्स की नॉलेज होती है। लेकिन जब स्टार्टिंग में मार्केट मूव करता है ना किसी डायरेक्शन में किसी भी एक्स कंपनी के रिगार्डिंग, उस टाइम पे जो दोनों की आइडियोलॉजी है वो डिफर करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मार्केट बिहेव करता है उनके सभी रीजन्स का जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं उनके पास जवाब नहीं होता है, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेंड को समझते हुए ट्रेड कर सकते हैं कि अभी बुलिश है मार्केट या बियरिश है इस वजह से। और जो फंडामेंटलिस्ट है वो डिपेंड करते हैं रीजन के ऊपर कि किस वजह से स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, और उनको कुछ टाइम लग सकता है वो रीजंस पता चलने के अंदर, लेकिन एट द एंड उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं एक दूसरे की आइडियोलॉजीज के साथ भी। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर बताते हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो एक्ट करता है एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर के ऊपर फंडामेंटल्स के बारे में। मतलब मार्केट प्राइस को फॉलो करके हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को भी जान पाते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस के अंदर जो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं, जो कि हमने उनके प्रीमाइज में पढ़ा भी था। और अब जो आगे आने वाला प्राइस है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अननोन फंडामेंटल्स के ऊपर रिएक्ट करने वाला है। ऑथर बताते हैं कि कई बार ऐसे बियर और बुल मार्केट्स आए हैं हिस्ट्री के अंदर
जिनमें हमें उस टाइम पर फंडामेंटल्स के चेंज होने के बारे में पता ही नहीं चलता। और जब तक हमें ये चीज पता चलती है कि इसके फंडामेंटल पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उस टाइम तक नया ट्रेंड पहले से ही एस्टेब्लिश हो चुका होता है। ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे जो टेक्नीशियन है वो अपनी इस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वर्क करता है, वैसे वैसे वो इस काम को एंजॉय करने लगता है, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी ग्रुप का हिस्सा हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि जो मार्केट एक्शन को उन्होंने स्टडी किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होंगे। लाइक अपवर्ड है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होंगे, और डाउनवर्ड जा रहा है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होंगे। लेकिन और ये रीजन कॉमन भी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन जो टेक्नीशियन है वो केवल स्टार्टिंग में ही ट्रेंड को समझ करके पहले से ही ट्रेड ले लेता है, किसी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के कॉमन या पब्लिकली होने से पहले ही। और इसीलिए जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि यदि किसी ट्रेडर को चूज करना पड़ेगा फंडामेंटल अप्रोच या टेक्निकल अप्रोच के थ्रू, तो वो हमेशा टेक्निकल अप्रोच को ही चूज करेगा, क्योंकि वो मार्केट प्राइस को स्टडी करता है जिसके अंदर फंडामेंटल्स पहले से इंक्लूड होते हैं। और यदि केवल कोई फंडामेंटल अप्रोच के ऊपर वर्क करेगा तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि मार्केट प्राइस के अंदर जो फंडामेंटल्स होते हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं। लाइक एग्जांपल लें तो जब किसी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं किसी कंपनी के, तो मान लो 15 जून को कोई क्वार्टरली रिजल्ट आना है, तो उससे 2 वीक पहले या 1 वीक पहले यदि पॉजिटिव रिजल्ट आना है तो मार्केट प्राइस आप नोटिस करना कि प्राइस बढ़ने लग जाएगा 1 या 2 वीक पहले ही। और यदि जो एंटीसिपेटेड रिजल्ट होते हैं, लाइक हमने एक फोरकास्ट किया कि 10% हमारा अपवर्ड आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रिजल्ट, और यदि वो उतना ही आता है तो उस दिन कोई ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग या फिर अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाई देती है हमें स्टॉक मार्केट के अंदर। वो इसलिए क्योंकि उन फंडामेंटल्स को 1 या 2 वीक के अंदर पहले से ही कवर कर लिया गया था स्टॉक प्राइस के अंदर। और इवन उसके 1 या 2 दिन बाद वो हो सकता है थोड़ा वो डाउन भले ही चला जाए, कई बार ऐसा होता है स्टॉक। हाँ, यदि कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं जो 10 के बजाय 15 या 20 आ जाए, मतलब कुछ अननोन रिजल्ट्स थे, अननोन फंडामेंटल्स थे, वो आए, उसकी वजह से मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये आप भी नोटिस कर सकते हो। इसलिए ऑथर टेक्निकल एनालिसिस के अप्रोच को ज्यादा बेटर बताते हैं फंडामेंटल अप्रोच के कंपैरिजन में। अगला टॉपिक हमारा आता है एनालिसिस वर्सेस टाइमिंग का। इसमें ऑथर बताते हैं कि यदि हमें कोई डिसीजन लेना है स्टॉक को बाय करने का या सेल करना, तो 2 स्टेजेस होती है उसके अंदर। एक होती है एनालाइज करना और उसके बाद होती है दूसरी टाइमिंग। एनालिसिस फंडामेंटल से करें या फिर टेक्निकली, किसी भी अप्रोच से हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि टाइमिंग कहते हैं ऑथर कि केवल और केवल टेक्निकल अप्रोच के साथ किया जा सकता है, और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है जो फ्यूचर्स मार्केट होते हैं उनके लिए। स्टॉक मार्केट में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन यदि हम बात करते हैं फ्यूचर्स मार्केट की, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स है वो 10% से भी कम जरूरत होती है। इस वजह से फ्यूचर्स के अंदर जो टाइमिंग है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये जो टाइमिंग है इसलिए ये केवल और केवल टेक्निकल अप्रोच के साथ ही कि किस टाइम पे हम स्टॉक के अंदर एंट्री करें और कब एग्जिट करें, प्योरली ये टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे होनी चाहिए। इसलिए एनालिसिस वर्सेस टाइमिंग के अंदर ऑथर प्रेफरेंस देते हैं कि हमारी टाइमिंग ज्यादा जरूरी है किसी एनालिसिस के कंपैरिजन में, क्योंकि यदि हमने एनालिसिस किया और उस टाइम तक हमारा जो स्टॉक है वो पहले से इंक्रीज हो चुका होगा और हम तब एंट्री करेंगे और उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाएगा तो हमें लॉस ही होगा। इस वजह से किसी स्टॉक के अंदर कब हम एंट्री करें, कब एग्जिट करें, कब तक होल्ड करें, ये पीरियड ज्यादा मैंडेटरी है किसी भी स्टॉक के एनालाइज के रिगार्डिंग कंपैरिजन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी में ऑथर बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ज्यादा बेटर है फंडामेंटल एनालिसिस के कंपैरिजन में, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इतना फ्लेक्सिबल होता है और एडेप्टेबल होता है कि हम किसी भी ट्रेडिंग मीडियम लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक मार्केट्स या किसी और इंट्राडे मार्केट के अंदर हम हर मीडियम के अंदर टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। और हर टाइम डायमेंशन के अंदर भी
टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। टाइम डायमेंशन का मतलब है यहाँ पे कि हम जैसे 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं, 1 घंटे का भी देख सकते हैं, 1 दिन का भी, 1 वीक का भी और 1 मंथ का भी। मतलब हम हर टाइप के चार्ट को देख करके एक आउटकम पर आ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर को उसी रिस्पेक्टिव टाइम के कंपैरिजन में कि आगे आने वाला स्टॉक प्राइस क्या रहेगा। जबकि जो फंडामेंटल अप्रोच होती है या फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके अंदर जनरली किसी एक ही फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है बंदे को। तो एडवांटेज रहती है यहाँ पे चार्टिस्ट को फंडामेंटल एनालिस्ट्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा ये एक और एडवांटेज बताते हुए कह रहे हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्टिस्ट या टेक्नीशियंस, वो मार्केट का जो रोटेशनल नेचर होता है, रोटेशन साइकिल्स होती हैं। लाइक क्या होता है कि जब मार्केट है, जब डाउन गया और वहां से ऊपर आता है, उस टाइम पे पूरा मार्केट एक साथ ऊपर नहीं आएगा। वो सेक्टर वाइज रोटेशंस चलती हैं कि पहले हमारा हेल्थ सेक्टर आ गया, उसके बाद मान लो हमारा मेटल सेक्टर आया है या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आया है। इस तरीके से जो रोटेशंस हैं वो चलती रहती हैं। तो उस चीज का एडवांटेज उठा सकते हैं चार्टिस्ट या टेक्निकल एनालिस्ट। जबकि जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो केवल अपने उन स्टॉक्स के ऊपर ही रहते हैं, उनको ही बाय करेंगे जो उन्होंने इन्वेस्टेड है वहां पे ही, और उस रोटेशन साइकिल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से यदि वो 20% मार्केट गिरा था तो ऊपर वो 20% या अप्रोक्स स्टॉक हमारे मान लो गिरे हैं तो 20% ही ऊपर आ रहे हैं वो, तो उनको सेम या तो वो लॉस कवर कर लेंगे या फिर न्यू ऐड करके 20% का फायदा ले पाएंगे। लेकिन जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो उनके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे अलग अलग सेक्टर के अंदर रोटेशन के टाइम पर पैसा लगा करके। इसके अलावा एक बड़ी एडवांटेज और भी बता रहे हूं सर कि जो टेक्नीशियन होता है या टेक्निकल एनालिस्ट होता है उनको एक बिग पिक्चर माइंड में लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो पूरे स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। और जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो केवल अपने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स का ही एनालिसिस करते हैं। और टेक्नीशियंस के इस बड़े पिक्चर वाले विजन की वजह से ही उनको पता चल जाता है कई बार कि किसी एक सेक्टर के इफेक्ट की वजह से दूसरा सेक्टर जो बढ़ने वाला है उसका, कि अब ये सेक्टर बढ़ा है तो इस सेक्टर की वजह से दूसरे सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ आएगी और वो उस सेक्टर से मूव होकर के दूसरे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सेक्टर रोटेशन साइकिल चलती है वो भी इसी वजह से चल पाती है। क्योंकि जैसे जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक सेक्टर से निकलेंगे और दूसरे सेक्टर में जो कि इफेक्ट करेगा नेक्स्ट सेक्टर को अपवर्ड मूव करने में, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से वो एडवांटेज उठाते हैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी में हमने पढ़ा कि कैसे जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले बंदे हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं एक फंडामेंटलिस्ट के कंपैरिजन में, वो कैसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं एक फंडामेंटलिस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अडेप्टेबिलिटी रहती है किसी भी ट्रेडिंग मीडियम में टेक्निकल एनालाइज करने की, किसी भी टाइम डायमेंशन में टेक्निकल एनालिसिस करने की। इसके अलावा एक रोटेशन हो रही है उसके अंदर हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं एक बिग विजन होने की वजह से और पूरे स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेक्निकल एनालिसिस अप्लाइड टू डिफरेंट ट्रेडिंग मीडियम्स। मींस जो हमने अभी पढ़ा था कि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर हमने जो बेनिफिट्स होते हैं वो डिस्कस किए थे। सो इसके अंदर ऑथर हमें बताते हैं कि जो चार्ट एनालिसिस है वो अप्लाई किया जा सकता है बोथ स्टॉक एंड फ्यूचर्स मार्केट के अंदर भी। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं चार्ट्स के द्वारा और फ्यूचर्स के अंदर भी। ऑथर बताते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सबसे पहले अप्लाई किया गया था स्टॉक मार्केट के ऊपर और उसके बाद वो अडॉप्ट किया गया फ्यूचर्स के अंदर भी। ऑथर बताते हैं कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है वो भी इन टेक्निकल प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही चार्टेड होते हैं, वो भी इन रूल्स का ही फॉलो करते हैं, वहां भी ये जो सेम पैटर्न है वो सेम तरीके से बिहेव करते हैं। इसके अलावा वो बताते हैं कि जो फ्यूचर्स है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट के बारे में और फॉरेन करेंसी के बारे में, ये जो दो मेन कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं चार्ट को एनालाइज करने के अंदर, चार्ट एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेक्निकल एनालिसिस अप्लाइड टू डिफरेंट टाइम डायमेंशंस है। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे जो चार्ट्स हैं उनको स्टडी करने की एबिलिटी हमें डिफरेंट टाइम डायमेंशंस में करने की जरूरत है। वो बताते हैं कि हमें इंट्राडे ट्रेड भी करना होता है, कई बार हम इंटरमीडिएट ट्रेड करते हैं कि कुछ वीक्स, मंथ के लिए, ईयर के लिए या कुछ लंबे सालों के लिए भी करते हैं कई बार हम। सो उन सभी केसेस के अंदर ऑथर कहते हैं कि एक टाइम डायमेंशन है टेक्निकल फोरकास्ट करने के लिए, वो यूज किया जाना चाहिए। लाइक इंट्राडे के अंदर हम 5 मिनट्स का भी देख लेते हैं कई
बार। और जब हम देखते हैं 1 महीने या 2 महीने या कुछ महीनों के लिए, उस टाइम पे हम 1 डे के अकॉर्डिंग हम चार्ट है उसको देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। और इसी तरीके से जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब हम उसी चार्ट को एक वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर यदि देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा आइडिया होगा कि ये स्टॉक आगे इन फ्यूचर जाकर के कैसे बिहेव करने वाला है। हालांकि जो ऑथर है वो कहते हैं कि जनरली मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल एनालिसिस ही करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडर्स है उनको टेक्निकल फैक्टर्स को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऑथर बताते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में जो बड़े इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको टेक्निकल अप्रोच भी यूज करनी चाहिए। बस उनको केवल एक लॉन्ग टाइम डायमेंशन है उसके साथ अप्रोच करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मींस वीकली या मंथली अप्रोच है उसको यूज यदि वो करते हैं तो कहीं ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उनको कि आगे उनका स्टॉक किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है या नीचे आने वाला है या उसकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है। इन टाइम डायमेंशंस को हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑथर बता रहे हैं आगे चैप्टर्स में वो ज्यादा डिटेल्स में है कि हम किस टाइम डायमेंशंस का कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कि इकोनॉमी के बारे में हम कैसे अनुमान लगा सकते कि वो आगे बढ़ने वाली है या वीक होने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा, कैसे पता करें उस चीज के बारे में। तो ऑथर कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को फोरकास्ट करने में, मतलब अनुमान लगाने में कि आगे इकोनॉमी हमारी कैसे रहने वाली है। और एग्जाम्पल के तौर पे वो बता रहे हैं कि यदि कोई कमोडिटी का प्राइस है वो बढ़ता है तो वो हमें डायरेक्शन देता है इन्फ्लेशन के बारे में, कि यदि किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रहा है तो फिर वो हिंट देता है कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और जो वहां की इन्फ्लेशन है वो भी राइज हो रही है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है वहां की, क्योंकि जो कमोडिटी का प्राइस है वो बढ़ रहा है। और एक तरीके से कमोडिटी रॉ मटेरियल होता है, तो यदि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो ज्यादा बेटर होती जाएगी, उससे हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिलेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हमारी इकोनॉमी। ऐसे ही यदि हमारी जो कमोडिटी का प्राइस है वो नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, तो हम उससे यह अनुमान लगा सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो स्लो होने वाली है, महंगाई है वो कम होने वाली है। और ऑथर कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं जो बैंक्स बढ़ाते हैं, कम ज्यादा करते हैं, वो भी इफेक्ट की जाती है इन कमोडिटीज के ट्रेंड्स के ऊपर ही, क्योंकि यदि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, और जब इन्फ्लेशन कम हो जाता है, महंगाई दर कम आती है, उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन बैंक की इंटरेस्ट रेट है उनको भी कम कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये इंटरेस्ट रेट को भी इंडिकेट करती है कमोडिटीज ही। तो कमोडिटीज से हमें इकोनॉमी के बारे में पता चला कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है कि इंक्रीज हो रही है, यदि कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होंगे और इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और यदि कमोडिटी के प्राइस नीचे आ रहे हैं तो इकोनॉमी थोड़ी वीक होगी, इन्फ्लेशन है वो कम आएगी और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम किए जाएंगे। आगे ऑथर हमें बताते हैं कि गोल्ड और ऑयल के जो चार्ट्स होते हैं यदि उनको भी हम स्टडी करें ट्रेजरी बॉन्ड्स के साथ में, तो हमें कमोडिटी मार्केट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में पता चलता है और हम इकोनॉमी को और ज्यादा स्टडी कर पाते हैं उससे भी, कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथ है या वीकनेस आ रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। इसी तरीके से ऑथर कहते हैं कि यदि हम यूएस डॉलर या फॉरेन करेंसी है उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करें कि उनके प्राइसेस हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, तो हमें पता चलता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का ग्लोबल इकोनॉमीज के बारे में भी। ऑथर कहते हैं जो फ्यूचर्स का मार्केट, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स का, उसके अंदर ये चीजें इंस्टेंटली इफेक्टिव करती हैं इन कंपैरिजन ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर रिजल्ट्स के आने में या किसी नंबर्स का डाटा आने में टाइम लगता है, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और जो फ्यूचर्स का मार्केट है वहां से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाले मार्केट को भी। आगे ऑथर बताते हैं कि चैप्टर 17 दिया है इन्होंने, जो कि बताएगा हमारा लिंक स्टॉक्स और फ्यूचर्स के बारे में, कि कैसे हम जो फ्यूचर्स है उस मार्केट को समझ करके स्टॉक मार्केट के अंदर आने वाले डेवलपमेंट्स को पहले से ही पता कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आगे बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नीशियंस और चार्टिस्ट। यहाँ पे ऑथर डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नीशियन क्या चीज है और चार्टिस्ट क्या चीज है। वो बताते हैं कि जो चार्टिस्ट होते हैं वो केवल और केवल चार्ट्स को डेवलप करते हैं, चार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और उन
से प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले फ्यूचर को। और वो बताते हैं जो टेक्नीशियन होते हैं वो चार्ट्स को स्टडी करने के साथ साथ अदर स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको भी स्टडी करते हैं। मतलब जो चार्टिस्ट होते हैं वो केवल चार्ट्स का यूज करके डिसीजन ले लेते हैं कि कैसे उन्हें आगे किसी भी स्टॉक को बाय करना या सेल करना है, उनके क्या रिकमेंडेशंस हैं वो अपने डिसाइड कर लेते हैं उसके चार्ट्स के बिहाफ के ऊपर ही। लेकिन यदि हम चार्ट से कुछ क्वांटिटेटिवली डाटा निकाल करके उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पर हम उस पर्सन को कहते हैं टेक्नीशियन। मतलब एक जो चार्टिस्ट है वो टेक्नीशियन भी होता है, लेकिन एक टेक्नीशियन है वो जरूरी नहीं है कि केवल चार्टिस्ट ही हो, वो चार्टिस्ट भी हो सकता है और टेक्नीशियन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन एक चार्टिस्ट होता है वो केवल एक चार्टिस्ट ही रहेगा, वो केवल चार्ट को ही स्टडी करेगा। सो ये है मेजर डिफरेंस चार्टिस्ट और टेक्नीशियन के अंदर। हालांकि इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से वो इनको सेम ही चीज मानते हैं कि जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो चार्टिस्ट भी होता है। सो यदि कोई भी टर्म आती है चाहे चार्टिस्ट कहें वो या टेक्निकल एनालिस्ट कहें तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक टेक्निकल एनालिस्ट है या टेक्नीशियन ही है। सो आज का हमारा फर्स्ट हाफ चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो सेकंड हाफ है उसके ऊपर बनाएंगे और ऐसे ही हम इस कंप्लीट बुक को एनालाइज करेंगे। तो यदि आप इस बुक को स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे में नेक्स्ट वीडियो आए।